के बाद गेविन और सोफिया रिसर्च करके पता लगाते हैं कि बचपन में गेविन को एक चर्च की तरफ से पाला गया था। वो एड्रेस लेकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ एक महिला गेविन को पहचान लेती है। वो बताती है कि 1988 में उन्होंने गेविन को सड़क के किनारे अकेले खड़ा पाया था, लेकिन उस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके साथ 12 साल की एक लड़की भी थी। क्योंकि उनके परिवार का कोई पता नहीं चला, इसलिए चर्च ने उन दोनों को अलग अलग फैमिलीज को गोद दे दिया। गेविन और सोफिया उस लड़की का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुँचते हैं। हालांकि वो लड़की अब वहाँ नहीं रहती, पर वहाँ उसके हाथ का बनाया हुआ एक स्टैच्यू रखा था। ये बिल्कुल उसी हाथ के निशान वाला स्टैच्यू था जिसका विजन गेविन को हमेशा आता है। इसका मतलब गेविन की तरह उस लड़की को भी विजन्स आते हैं। उधर अतीत में बर्फीला तूफान कैंप के करीब पहुंच चुका था। ईव और मैरी अपने बच्चों को विदा कहकर कैंप से जाने लगती हैं, लेकिन तभी एक भारी टावर लुक्स के शेल्टर पर गिर जाता है। मैरी अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है और माँ बेटा दोनों उस मलबे के नीचे फंस जाते हैं। सब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत बहुत भारी थी। अगर तूफान बढ़ गया तो वो अंदर ही दम तोड़ देंगे। आखिर में वो लोग वहाँ एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं, जिसकी मदद से मैरी और लुक्स बाहर निकल पाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद सब देखते हैं कि मैरी ने अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे को बचाया है, इसलिए ईव और मैरी को कैंप से निकालने का फैसला रद्द कर दिया जाता है। यानी अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लुक्स अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि वो उन पर बहुत ज्यादा नाराज था। दूसरी तरफ टाई पाड़ा को शुक्रिया कहकर वापस कैंप आ जाता है। तभी उन्हें लिली की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची आ रही है। ये वही आइजेया थी जिसने उन्हें गांव से निकलने का रास्ता दिखाया था। उसके हाथ में चोट लगी थी, तो डॉक्टर सैम उसकी मरहम पट्टी करते हैं और आइडिया देते हैं कि अगर वो आइजेया को सुरक्षित वापस छोड़ आए तो गांव वालों के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ईव, लिवाई और टाई आइजेया को लेकर गांव पहुंचते हैं। गांव वाले पहले उन्हें घेर लेते हैं, पर टाई पाड़ा से गुजारिश करता है कि वे उन्हें खेती करना और शेल्टर बनाना सिखा दें। टाई जानता है कि अगर कैंप के लोग भूखे रहे तो वो गांव वालों पर हमला कर सकते हैं। अगले दिन से सर्वाइवर्स की ट्रेनिंग शुरू होती। गांव वाले अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे 60 साल पहले पहली बार वो पोर्टल खुला था। तब से कई बार अलग अलग समय के लोग यहाँ गिरते रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास हथियार थे। इस गांव में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो फ्यूचर के किसी न किसी समय से यहाँ आए हैं। उन्हीं लोगों से गांव वालों ने धीरे धीरे इंग्लिश सीखी है और अब वो किसी की भी इंग्लिश समझ सकते हैं। उधर वेरोनिका फिर से लिली को वापस लेने आई थी, जो पास की एक गुफा में छिपी हुई थी। तभी मैरी और जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं और कार के स्टीयरिंग से बांध देते हैं, लेकिन वेरोनिका की तबीयत खराब होता देख वो उसे खोल देते हैं और डॉक्टर सैम उसका इलाज करते हैं। इधर लिवाई गांव वालों से पूछता है कि उन्हें बिजली के झटके से मरे हुए लोग कैसे मिल रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि उन्हें पहले भी ऐसी कई डेड बॉडीज मिली थी और वो अपनी संस्कृति के हिसाब से उन्हें हाथ के निशान वाली जगह पर रख देते थे। तभी खबर आती है कि आइजेया को किसी ने किडनैप कर लिया है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। साइलस उसे ढूंढ भी लेता है, पर पता चलता है कि किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रेबेका है। रेबेका वही है जो प्लेन से कूदकर पोर्टल के जरिए यहाँ पहुंची है। वो आइजेया को पकड़कर कोई काम पूरा करना चाहती है। साइलस उसे चाकू दिखाकर डराता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, यानी साइलस को इस बारे में कुछ पता है। साइलस रेबेका को चाकू मार देता है और आइजेया को साथ ले जाता है। बाद में बाकी लोग रेबेका को घायल हालत में गांव ले आते हैं। लिवाई एक पुरानी फोटो देखकर पहचान जाता है कि रेबेका उस साइंटिस्ट टीम का हिस्सा थी जो सालों पहले यहाँ आकर फंस गई थी। जब रेबेका को होश आता